आज कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आसमान झुक गया। अदृश्य वायरस दुश्मन से दो दो हाथ करने वालों के सम्मान में फूलों की बारिश हुई। देश भर के अस्पतालों पर लड़ाकू विमान से पुष्प वर्षा की गई। देखिए। आसमान में गड़गड़ाते लड़ाकू विमान, फूलों की बारिश करते हेलीकॉप्टर, और आभार जताते जिंदगी बचाने वाले। ऐसा अंदाज पहले कभी नहीं देखा, ऐसा सम्मान पहले कभी किसी को नहीं मिला, ऐसा आभार पहले किसी ने कभी नहीं जताया। कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में आज आसमान झुक गया, फूलों की बारिश होने लगी, सम्मान में धुन बजने लगी। और तो और बादल भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बरस पड़े। वायुसेना के लड़ाकू विमान डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं की सलामी के लिए उड़ान भरते इससे पहले ही आसमान बरस पड़ा। बारिश और बादल के कारण फ्लाई पास्ट को घंटे भर के लिए टालना पड़ा। बादल छंटे तो आसमान में अद्भुत नजारा दिखने लगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हर तरफ वायुसेना के विमान अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करने लगे। दिल्ली में राजपथ पर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो 26 जनवरी की तस्वीरें सामने उभर आई। देश की आन बान और शान ने रगों में जोश भर दिया। बस फर्क इतना था कि इस बार राजपथ खाली था। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कहीं कहीं पर मिलिट्री बैंड्स की भी व्यवस्था की गई है जहां वो धुन बजाए जाएंगे जिससे हौसला बढ़ता है। लेकिन ये मी-17 हेलीकॉप्टर्स, कहीं पर यहाँ आपने देखा लेह में चिनूक हेलीकॉप्टर्स हम देख रहे हैं। इन सब का अलग रोल होता है, ये सब युद्ध क्षेत्र में काम आते हैं। यहाँ तक कि ये जो मी-17 है, ये तो हम देखते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस होते हैं तो दुश्मन की टेरिटरी में ये ट्रूप्स को उतारने के भी काम आते हैं। लेकिन आज ये फूल बरसा रहे हैं, आज ये फूल बरसा रहे हैं उन सभी कर्मवीरों पर जो कोरोना के इस संकट काल में भी लगातार लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ऊपर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो फख्र से सर ऊंचा हो गया। फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की और नीचे डॉक्टर्स और पूरा मेडिकल स्टाफ तालियों से आभार जताने लगा। लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही है और इसीलिए चाहे वो आरएएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, अपने मन के भय को, अपने निजी स्वार्थ, अपनी सेहत, अपनी कामना, अपनी सुरक्षा को वो ताक पर रखकर दूसरों की जान बचाने के लिए निकल रहे हैं। और इसीलिए आज सेना निकली है ताकि हम सब मिलकर एक देश के तौर पर सम्मान कर सकें और ये बता सकें कि आपकी सेवा याद है और हमेशा रहेगी इस देश को और हम उसका सम्मान करें। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के चॉपर ने सम्मान भरा पैगाम दिया। आसमान से फूलों की वर्षा हो रही थी और नीचे इस सम्मान से डॉक्टर्स का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
जोश जज्बा बढ़ाने के लिए ये सम्मान तस्वीरें आपने देखा। वहीं पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों की मदद में जुटे हुए कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए आज तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फूल बरसाए। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको देश के 10 बड़े शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, पटना, चेन्नई, ऐसी 10 तस्वीरें जो अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि आज किस तरह की हौसला अफजाई हमारी सेना के जवानों की ओर से की गई है। फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो नर्सेज हैं, उनके लिए फूल अलग अलग अस्पताल पर कैसे बरसाए गए, उसी का जीता जागता सबूत ये तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि मुश्किल के इस वक्त में पूरा देश आज कैसे एक साथ खड़ा हुआ है। कोरोना हारे, देश जीते, इसी संकल्प के साथ। दिन में एयरफोर्स और आर्मी ने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी सलामी दी, तो अब वक्त नेवी का है, जो देश के अलग अलग समुद्री तट पर अपनी सलामी पेश कर रही है। तस्वीरें कराईकल की हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीरें उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हैं, देश के उन डॉक्टर्स के लिए हैं जो लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कुल डॉक्टर्स की तादाद तकरीबन 20 लाख के आसपास है, और इस वक्त सब कुछ भूलकर, अपनी जान की परवाह किए बिना सारे के सारे डॉक्टर्स अपने परिवार से अलग कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। और उन्हीं डॉक्टर्स के लिए, उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन्हीं नर्स के लिए आप देखें इंडियन नेवी की ओर से किस तरह से उन्हें सलामी दी जा रही है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है इन तस्वीरों के जरिए। इंडियन कोस्ट गार्ड की ये तस्वीरें जो इस वक्त कराईकल की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात देश में कोरोना की तेज रफ्तार की कर लेते हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 40,000 के पार पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 1306 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच 10,887 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 28,070 लोग अब तक बीमार बताए जा रहे हैं, जो यकीनन चिंता का सबब अब हिंदुस्तान के लिए। लेकिन लगातार हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं, देश के डॉक्टर्स इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके और कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 40,000 के पार पहुंच गई है। और आपको यह भी बता दें कि आज लॉकडाउन का 40वां दिन है और कल से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत होने जा रही है। दस 10,887 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। ये कम से कम एक राहत भरी खबर कही जा सकती है, लेकिन बीते 24 घंटे में 53 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, अब जो एक चिंता का सबब, जबकि देश में कोरोना के अब तक 40,263 केस सामने आ चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखा देते हैं कि राज्यों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वक्त स्थिति कहां पर जाकर ठहरती है। सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में 12,229 संक्रमित हैं, अब तक का ये आंकड़ा है, जबकि 521 लोगों की जान गई है। और ये सिर्फ एक ही राज्य महाराष्ट्र का है। उद्धव सरकार के लिए ये आंकड़े यकीनन चिंता का सबब इस वक्त भी बने हुए हैं। उसके बाद बारी आती है गुजरात की। 5,054 संक्रमित इस वक्त गुजरात में है, जबकि 262 लोगों की जान गुजरात में जा चुकी है। कोरोना संक्रमण का ये दायरा जो बढ़ता हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य। उसके बाद बारी आ जाती है राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 4,122 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं। राजस्थान 2,770 संक्रमित हैं, 65 लोगों की जान गई है राजस्थान के भी कुछ ऐसे हिस्से जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं, जबकि भीलवाड़ा मॉडल को अपनाकर राजस्थान ने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश भी की। मध्य प्रदेश 2,846 संक्रमित हैं, 151 लोगों की जान मध्य प्रदेश में गई है। देश का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश, लेकिन वहां के भी आंकड़े अपने आप में शिवराज सरकार की
के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश 2487 संक्रमित इस वक्त यूपी में है, 43 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल अगर लेकर चले 992 संक्रमित मामला, पश्चिम बंगाल से 33 लोगों की जान गई है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और वहां के राज्यपाल की लड़ाई एक अलग दौर से आगे बढ़ रही है, जबकि वहां पर संक्रमितों की तादाद बढ़ती हुई। पंजाब में भी तकरीबन वैसा ही हाल, 772 संक्रमित हैं, 20 लोगों की जान गई है पंजाब में। तमिलनाडु में 2757 संक्रमित हैं, 29 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तमिलनाडु का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में 1525 संक्रमित हैं, 33 लोगों की मौत हुई है। और ये हमने आपको आंकड़े दिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से। वहीं दिल्ली से एक और बुरी खबर सामने आई है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में तैनात बीएसएफ के 25 जवान आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल भी बीएसएफ के 6 जवान कोरोना संक्रमित मिले थे। इस तरह से बीएसएफ के अब तक 31 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 25 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल भी 6 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और इस लिहाज से हम देखें तो बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए कतई अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। और अब तक संक्रमित जवानों की तादाद कुल 31 तक जा पहुंची है। 126 बटालियन के सभी जवान बताए जा रहे हैं। 5 जवानों की रिपोर्ट आने अभी बाकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। बीते समय के साथ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अकेले कापसेड़ा की एक इमारत में अब तक 59 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के संक्रमण ने कोरोना वॉरियर्स पर भी करारा वार किया है। दिल्ली इन दिनों कोरोना से दो चार हो रही है। 11 के 11 जिले रेड जोन में हैं। दिल्ली की सभी सीमाएं सील हैं। बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। और परेशान करने वाली बात यह है कि यह संक्रमण कब थमेगा किसी को नहीं मालूम। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो हम उस थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। दिल्ली में बाहर निकलना मतलब खतरे से खेलना है। लोगों की मदद करने वाले सीआरपीएफ के 144 जवान भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में भी कोरोना संक्रमित कर्मचारी मिलने के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में एक ही इमारत में पहले 41 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला था, लेकिन इसी इमारत में 17 लोग और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह कापासेड़ा के इस इलाके की बिल्डिंग में अब 59 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। पूरे इलाके में दहशत बढ़ गई है। 3 मई को 17 और लोगों को इसी बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले 20 और 21 अप्रैल को 175 लोगों के सैंपल नोएडा की एक लैब में भेजे गए थे। एक लंबे वक्त के बाद ये रिपोर्ट सामने आई और अब जब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं बेहद ही चौंकाने वाला है। परेशान करने वाली बात यह भी है कि मरकज मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के 5 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच के 5 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हो गया है। दरअसल जो मरकज है उसमें लगभग 2500 से ज्यादा लोग थे और उसके बाद जब इनको बाहर निकाला गया तो देश के अलग अलग हिस्सों में कई सौ जमाती वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। कोरोना की चपेट में अब कोरोना वॉरियर्स आ रहे हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी 18 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 18 हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो है यहाँ पर प्रभावित हो गए हैं किसी न किसी रूप में। 7 डॉक्टर्स और 7 नर्सेज और 4 पैरामेडिक्स, बाकी सब यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली में हालात ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों में ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। सुशांत मेहरा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। आज दूसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है और कल से तीसरे लॉकडाउन की मियाद शुरू हुई है। मगर इस तीसरे लॉकडाउन में लोगों के लिए कई तरह की सहूलियत दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से सुनिए कि कल से दिल्ली में कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। पहली चीज तो ये कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर,
उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तरों में जो एसेंशियल सर्विसेज से डील नहीं करते, वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाव 100% आएंगे लोग, और उसके नीचे वाले स्टाफ में 33% स्टाफ आएगा। जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या किसी भी तरह की अन्य गैदरिंग वो बंद है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हैं, वो सारी खुली रहेंगी। वो चाहे एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, कोई भी शॉप्स हों। एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, मेट्रो बंद रहेंगी और अंतर्राज्यीय बसें बंद रहेंगी। अंतर्राज्यीय बसें भी और विद इन दिल्ली भी, दिल्ली के अंदर भी बसें नहीं चलेंगी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बसें भी नहीं चलेंगी। दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्लान आप सुन रहे थे, लेकिन आगे को लेकर क्या रणनीति और तैयार की गई है, कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, उसके बारे में अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको जानकारी दे देते हैं। लॉकडाउन 3 में दिल्ली का ये केजरीवाल प्लान है। क्या खुलेगा? सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जबकि मेट्रो, बस, रेल सेवा बंद रखी जाएगी। इसको लेकर व्यवस्था की गई है। निजी दफ्तरों में 33% लोगों के लिए अब दफ्तर खुले रहेंगे, यानी कि इजाजत होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग कामकाज कर पाएं, जबकि मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये बंद रहेंगे। कॉपी किताब की दुकानें खुली रहेंगी, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सिंगल रिहायशी इलाके में दुकान खुली रहेंगी, जबकि ऑटो रिक्शा और रिक्शा बंद रखे गए हैं राजधानी दिल्ली में। यह बड़ा फैसला लिया गया है। शादी की छूट दी गई है, लेकिन 50 लोग से कम हो, यानी कि शादी बहुत धूमधाम से ज्यादा लोगों की गैदरिंग के साथ नहीं कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 3 के लिए बड़ा ऐलान केजरीवाल सरकार की ओर से। दाई, सफाई वालों को इजाजत दे दी गई है, यानी कि उन्हें दिक्कत नहीं होगी, जबकि नाई की दुकान, सैलून, इसको बंद करने का फैसला किया गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा की तरह खुली रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाकर निकलना होगा। धार्मिक संस्थान को बंद रखने का फैसला किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, यानी कि लॉकडाउन 3 में भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, इसकी इजाजत नहीं दी गई है। वैसे यूं तो कोरोना का संक्रमण देखा जाए पूरे देश में है, मगर दिल्ली की हमने बात कर ली है। लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र और गुजरात। वहां पर कोरोना की भयानक मार पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,000 के पार हो गई है। वहीं गुजरात में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। कोरोना ने शहर की सूरत ही बदल दी है। दुर्भाग्य यह है कि देश में कोरोना की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर ही पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,296 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 521 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में ही 8,351 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई में कोरोना से 322 लोग दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके, इसलिए हर जतन किए जा रहे हैं। ये MMRDA का ग्राउंड है। यहाँ BMC अस्थायी अस्पताल बनवा रही है, ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्थिति नियंत्रण में रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे भी स्वास्थ्य कर्मियों की मदद को आगे आए हैं। MNS प्रोटीन युक्त खाने के पैकेट स्वास्थ्य कर्मियों को मुहैया करा रही है। मुंबई के बाद महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे ज्यादा मार पुणे पर है। यहाँ कोरोना संक्रमितों को बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होगा। ससून अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की इजाजत मिल गई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान गुजरात है। गुजरात में 5,050 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। गुजरात में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में 3,500 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। अहमदाबाद में कोरोना से अब तक 185 लोगों की जान जा चुकी है। समझना आसान है कि दोनों राज्यों में कोरोना का संकट बड़ा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों में ही रहें। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेन के लगातार चलने से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को भारी मदद पहुंची है। ट्रेन से कोटा से निकले छात्र रांची पहुंच भी गए हैं। वहीं कोटा से छात्रों को लेकर एक ट्रेन पटना के लिए भी रवाना हुई है। दूसरी तरफ कई ट्रेन मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के सफर में निकल चुकी है। झारखंड के हटिया स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही छात्रों ने राहत की लंबी सांस ली। आंखें चमक उठी थी, चेहरे खिल गए थे। अफसरों ने ट्रेन से उतरते ही छात्रों को गुलाब का फूल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए सभी 1000 छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। छात्रों को कोटा से लेकर एक ट्रेन मंजिल तक पहुंच चुकी थी तो दूसरी बिहार के लिए कोटा से रवाना हो रही थी। लंबे वक्त से मां बाप से दूर रहे छात्रों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। (847) मजदूरों को लेकर नासिक से चली श्रमिक एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। रेलवे स्टेशन में ही सभी का मेडिकल चेकअप किया गया। स्कैनिंग के बाद मजदूरों को भोजन का पैकेट मुहैया कराया गया। लखनऊ से अब लोगों को उनके गृह जिले भेजा जाएगा, लेकिन वो घर 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने के बाद ही भेजे जाएंगे। के लिए देखिए यूपीएसआरटीसी की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई। पहले से हम लोगों ने रूट चेकआउट कर लिया था, किस रूट पे कितने लोग जाने हैं, उस हिसाब से उतनी बसें लगाई गई हैं। उनके लिए फ्लैक्सी लगाई गई है। पूरी स्टेशन की मॉपिंग की गई थी, सैनिटाइजेशन कराया गया था और जो यात्री आ रहे हैं उनको नगर निगम की तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है। खाने का पैकेट दिया जा रहा है और उनके पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों और दूसरे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का सिलसिला तेज हो गया है। आज महाराष्ट्र के भिवंडी से 1200 मजदूरों को लेकर ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई। केरल से 1150 मजदूरों का जत्था विशेष ट्रेन से ओडिशा के गंजम जिले पहुंचा है। मजदूरों को लिए हुए एक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक से ओडिशा के लिए रवाना हो चुकी है। 1200 मजदूरों को लेकर सूरत से ट्रेन ओडिशा के लिए निकल चुकी है। वहीं साबरमती से कानपुर के लिए निकली स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिनों में स्पेशल ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे 12 से 15 हजार मजदूर अपने गृह राज्य या तो पहुंचाए जा चुके हैं या फिर रास्ते में हैं। काम बंद होने के बाद आर्थिक बदहाली के शिकार हुए मजदूरों के लिए ये बेहद राहत वाला फैसला था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि एक ट्रेन में 1200 लोगों के सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला कैसे पालन हो रहा है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ देश कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ा रहा था, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्यादे जम्मू कश्मीर में साजिशों को अंजाम दे रहे थे। आज हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर के कश्मीर चीफ का तो सफाया हो गया। हालांकि इस एनकाउंटर में कर्नल सहित 5 सुरक्षा बल हमारे 5 जवान शहीद हो गए। हंदवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच सेना ने 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। सेना ने आतंकियों का ठिकाना तबाह कर दिया। सुरक्षा बलों की जबरदस्त कार्रवाई से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए। लेकिन इस कामयाबी की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस ऑपरेशन में सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में 4 सेना के और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है। शहीद होने वालों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश सिंह, नायक राकेश कुमार के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर शकील काजी शामिल हैं। शनिवार को ये मुठभेड़ खत्म हो गई और रविवार सुबह को जब पूरे इलाके की तलाशी ली गई, वहां पर सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों के शव बरामद हुए हैं। जो सेना के कर्नल इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो है सेना के लिए ये बड़ा नुकसान भी है। सेना को लश्कर के कश्मीर चीफ हैदर की हंदवाड़ा में मौजूदगी की पक्की खबर मिली थी।
शहीद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के चांज मुल्ला इलाके को घेर लिया। गाड़ियों के मूवमेंट रोक दी गई। सेना एक एक घर की तलाशी ले रही थी। ठीक उसी वक्त चारों तरफ से घिरे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल आशुतोष शर्मा खुद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। कर्नल आशुतोष शर्मा को कश्मीर में बहादुरी के लिए वीरता पदक मिल चुका है। आतंकियों के खिलाफ श्रेष्ठ कमांडिंग अफसरों में उनकी गिनती होती थी। पूरे देश ने एक आवाज में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, हंदवाड़ा में जवानों और सुरक्षा कर्मियों का शहीद होना दुखद है। उन्होंने आतंकियों से लड़ने में अदम्य साहस का परिचय देते हुए बड़ा बलिदान दिया है। उनका ये बलिदान और साहस कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बेशक एक जवान की भी शहादत बड़ी कीमत है, लेकिन उनका बलिदान खाली नहीं गया। कश्मीर के लश्कर ए तैयबा के कमांडर का मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, गाड़ा, आज तक। आतंकियों से लड़ते हुए हंदवाड़ा में हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू में देश के इन सपूतों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यकीनन हिंदुस्तान के लिए इस लिहाज से आज का दिन कतई अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारे 5 सुरक्षा कर्मियों का ये सर्वोच्च बलिदान और उनको कैंडल जलाकर इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर के लोग, ये तस्वीरें आप देख रहे थे।